दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और डिफरेंस बिटवीन मीनिंग एंड अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। लेकिन आज आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहता है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है उद्देश्य, बुक कीपिंग का अर्थ होता है पुस्तपालन और अकाउंटेंसी का मीनिंग होता है लेखाकर्म। तो ये कहता है कि पुस्तपालन और लेखाकर्म का उद्देश्य क्या है। आप सभी लोग जानते हैं उद्देश्य क्या है, तो इस बार एक बार फिर सबको बताते हैं कि क्या उद्देश्य है, क्या क्या उद्देश्य है। पहला है व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करना। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में किस चीज़ का लेखा किया जाता है? जो व्यापार से संबंधित होती है, जो व्यापार संबंधित नहीं उनका लेखा किया ही नहीं जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यापारिक व्यवहारों का लेखा यहाँ पे किया जाता है। दूसरी चीज है व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान करने के लिए। पहला था व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करने के लिए किया जाता है। दूसरा व्यापार की आर्थिक स्थिति, किस चीज की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकाउंटिंग या बुक कीपिंग की जाती है। आर्थिक स्थिति से मतलब हमारा ये है कि हम बैलेंस शीट बनाएं, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना के देख सके कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हम लाभ की स्थिति में चल रहे हैं या हानि की स्थिति में चल रहे हैं। तीसरी चीज है व्यापारिक परिणाम एवं लाभ हानि ज्ञात करना। वही चीज है व्यापारिक परिणाम मतलब रिजल्ट, लाभ हानि क्या है और स्टॉक क्या है। चौथा नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करना। क्या करना? नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करना। जब हम इन चीजों को ना बना लेते हैं, व्यापारिक परिणाम जान लेते हैं, लाभ हानि जान लेते हैं, आर्थिक स्थिति जान लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने गलती क्या की थी और मुझे सुधारना क्या है। तो उस गलती क्या की थी और उसे सुधारने का जो उपाय बताता है ना, उसी को हम कहते हैं नीति निर्धारण करना। यानी यह नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करता है। अब पांचवी चीज है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आप जानते हैं जिस व्यवसाय की इन्वेस्टमेंट 5 लाख या 10 लाख रुपए से ऊपर है, 5 से 10 लाख से ऊपर जो भी जाते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग करना आवश्यक हो जाता है। और सरकार को दिखाना यह आवश्यक हो जाता है कि उन्होंने वर्ष में कितना लाभ कमाया है व्यवसाय से अपने। तो उन वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार को दिखाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। किसकी? बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन और अकाउंटेंसी की। तो यह इसका उद्देश्य है कि हम वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और छठवीं चीज अन्य में आता है हमारा यह जानना कि लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी जो बुक कीपिंग और पुस्तपालन और लेखाकर्म है उसके लाभ क्या हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि लाभ क्या है। किसी भी व्यवसाय की उपक्रम क्या होता है? लेखाकर्म होता है। अकाउंटेंसी जो होती है ना, लेखाकर्म, वह किसी भी व्यवसाय की उपक्रम आंखें होती हैं। आंखें जिससे हम देख सकते हैं। हम किसी भी चीज को देखने का किस चीज का प्रयोग करते हैं? अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अपने बिजनेस को देखने के लिए हम अकाउंटेंसी का प्रयोग करते हैं कि बिजनेस में क्या हो रहा है। तो यह एडवांटेज है हमारी अकाउंटेंसी की। चलिए जानते हैं कि इन एडवांटेजों को कितने भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे 4 भागों में एडवांटेज को बांट दिया गया था। पहला है व्यापारियों को लाभ। किसको लाभ? बिजनेसमैन को क्या लाभ होता है? उद्देश्यों की पूर्ति, फुलफिल ऑफ ऑब्जेक्ट। फुलफिल ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, यानी उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो सकती है? आपको मैंने अभी पहले बताया ऑब्जेक्ट, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनकी फुलफिल जो करता है वो कौन करता है? अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग ही ना करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। दूसरी बात आंकड़े एकत्रित करने के लिए। किस चीज के लिए? आंकड़े एकत्रित करने के लिए। आंकड़ा मतलब कि जो हमारा कैश है कितना है, ठीक है, परचेज मैंने कितना किया था, सेल्स मैंने कितना किया था, उसका रिकॉर्ड जानना ही आंकड़े एकत्रित करना कहलाता है। तीसरी बात है परिणामों का ज्ञान प्राप्त करना। मैंने यहाँ पे बताया व्यापारिक परिणाम का लाभ हानि ज्ञात करना एवं लाभ हानि ज्ञात करना। यानी परिणाम वही है रिजल्ट,
कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो ये तो हम जानते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से मेरे रिजल्ट क्लियर हो जाते हैं कि रिजल्ट क्या है। तो परिणामों का ज्ञान प्राप्त करना ये इसमें सहायक है। किसके लिए? व्यापारी के लिए, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय स्थिति जानने में सहायक। अब ये बताइए, जब लाभ हानि पता चल जाएगा, संपत्ति के बारे में पता चल जाएगा कि मेरी संपत्ति क्या है, मेरा दायित्व क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय स्थिति हमारी, फिनेंशियल पोजीशन जो है वो हमें जान सकते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी यानी लेखाकर्म और पुस्तपालन के द्वारा। छठवां, कर निर्धारण। अभी हमने आपसे कुछ देर पहले बताया कि इसमें वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कि सरकार 10 लाख रुपए से ऊपर तक भी कर मांगती है और हिसाब मांगती है कि आपने व्यवसाय में क्या लाभ है, उसका हिसाब दीजिए और कर की पूर्ति कीजिए। तो जो टैक्स लगता है उसको निर्धारण करने में सहायक होता है। अब कैसे सहायक होता है? कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम अपनी बुक्स में दिखा नहीं पाते हैं और जान नहीं पाते कि ये मेरे एक्सपेंसेज हैं, और उससे हमारा क्या होता है कि हमारा आय अधिक दिखाई देता है और सरकार को हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसलिए जब हम अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं तो मेरे जितने भी एक्सपेंसेज हैं वो क्लियर हो जाते हैं और हम जो आयकर है वो हमारा सही पता चल जाता है और हम आयकर का सही भुगतान कर सकते हैं। छठवां है ख्याति की गणना करना। ख्याति ये व्यवसाय की इज्जत मानी जाती है। व्यवसाय की, इससे पहले मैंने बताया था अगली क्लास में, पहली पिछली क्लास में आपको, कि ख्याति की गणना करना। ख्याति की गणना करना मतलब कि व्यवसाय मेरी किस परिस्थिति में, किस पोजीशन पे है, इसकी जानकारी ख्याति से हमें पता चलती है। छठवां, ऋण प्राप्ति में सहायक। देखिए, सभी व्यवसाय के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, इसलिए वो बैंक से लोन लेते हैं, सरकार से लोन लेते हैं। तो सरकार को लोन देने के लिए आपके पास कुछ कार्ड होने चाहिए, जैसे ये अकाउंटेंसी के बारे में और कीपिंग का जो हिसाब है वो रहना चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ पे 10 लाख रुपया 20 लाख का व्यवसाय करता हूँ, मेरी इतनी आय है जिससे मैं ऋण ले सकता हूँ, मैं आपके ऋण का भुगतान कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ऋण प्राप्ति में सहायक होता है। सातवीं चीज़ है, आठवीं चीज़, दिवालिया घोषित होने में सहायक। दिवालिया का मतलब ये होता है कि यदि आपका व्यवसाय डूब गया, यदि आपका व्यवसाय डूब जाता है और आप अपने लेनदारों को पैसा भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो आप सरकार की शरण में जाते हैं और कहते हैं, सरकार मैंने तो एक मेरी अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग देख लीजिए सर, मैंने सही किया था, लेकिन लोगों ने और जितने भी हमारे कर्मचारी थे उनकी गलती से या किसी की भी गलती से मेरी कंपनी हानि में चली गई है, मेरा व्यवसाय हानि में चला गया है। तो सरकार क्या करती है, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग को देखती है और पता करती है कि हाँ, ये सही कर रहे हैं या इनके साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अनुसार ही वह उनको दिवालिया घोषित करती है और दिवालिया घोषित होने के बाद व्यक्ति से कोई भी लेनदार, उस व्यवसायी से कोई भी लेनदार पैसा वापस नहीं ले सकता। हाँ, उतना पैसा ले सकता है जितने की संपत्ति बची है, उसको बेचकर वो जितना भुगतान कर सके उतना ही पैसा उस लेनदार को मिलता है। तो दिवालिया घोषित होने में ये सहायक होता है। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि पहले तो हमने देखा व्यवसायी के कितने लाभ हो गए, 8 लाभ थे। सरकार के लाभ, सरकार के लाभ क्या होते हैं कि इनकी बुक्स को देख के वो कर निर्धारण करते हैं, इनकी बुक्स को देख कर कर निर्धारण करते हैं। और अगर सरकार अकाउंटिंग कर रही है, बुक कीपिंग कर रही है, तो सरकार के लिए जो नगर निगम होते हैं, म्युनिसिपल पार्टी, इनसे जो मिलता है पैसा, उसकी जानकारी सरकार को मिल जाती है। तीसरी बात, ग्राहक को क्या लाभ होता है? जब एक व्यवसायी का वो बैलेंस शीट देखता है ग्राहक, तो वो जानता है कि कितने की कॉस्ट लगी है और कितना इनका सेल प्राइस होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा सेल प्राइस होती है, उससे ज़्यादा अगर सेल प्राइस होती है, तो ग्राहक वहाँ से सामान लेना पसंद नहीं करता है। तो ग्राहक को लाभ इसके बैलेंस शीट से हो जाता है। तो ये ग्राहक के लाभ हैं। चौथा, कर्मचारी के लाभ। एम्प्लॉय के क्या लाभ होते हैं? एम्प्लॉय के ये लाभ होते हैं कि जब बैलेंस शीट वो देखता है कि इनके पास प्रॉफिट कितना जा रहा है, हमारे द्वारा ही किया गया है। मान लीजिए हमने तो इस व्यवसाय में बहुत ही कार्य किए हैं इस व्यवसाय की उन्नति के लिए, तो अगर इनके पास इतना लाभ जा रहा है तो मेरा इतना बनता है,
यह जानकारी देखकर कर्मचारी को यह लाभ होता है कि वह अपनी डिमांड रखते हैं कि मुझे इतना चाहिए, वरना मैं इस व्यवसाय को या इस व्यवसाय से काम करना छोड़ दूंगा। तो कर्मचारी को वो उस बैलेंस शीट से देखकर लाभ हो जाता है, वह अपने डिमांड कर सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ हमारे एडवांटेज था बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पद्धति कितनी है हमारे यहाँ, चाहे इस विश्व में 4 पद्धतियाँ अक्सर अपनाई जाती हैं। पहला, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इंडियन से ही आपसे पता चलता है कि भारतीय लेखाकर्म पद्धति, यह भारत के ही अंदर आती है, क्योंकि यह जो पद्धति है ना, इस पद्धति में हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। अगर आप गुजरात में हैं तो आप गुजराती में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश की भाषा में लिखते हैं, बिहार में है तो बिहार की भाषा में लिखते हैं, राजस्थान में है राजस्थानी भाषा में लिखते हैं, तमिल में है तमिलनाडु की भाषा में लिखते हैं। और जितने भी राज्य हैं उस राज्य के लोग अपनी अपनी भाषा में अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए यह जो अकाउंटिंग है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो सकी, वो भारत में ही रह गई। दूसरा है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम का वहाँ प्रयोग होता है जैसे मेडिकल विभाग में, डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, स्कूल में यानी विद्यालयों में, और अनाथालयों में, और ऐसे जो संस्थान हैं जहाँ सिर्फ किस चीज़ का रिसीव्ड और पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर देखा जाता है। जहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट का अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाया जाता है, वहाँ कैश सिस्टम लागू होता है। यानी जहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे कैश सिस्टम लागू होता है। तीसरा, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है कि आज के समय में कोई भी इसको प्रयोग करना नहीं चाहता है, क्योंकि जब जर्नल एंट्री की जाती है तो एक चीज़ की जर्नल एंट्री की जा सकती है, दूसरी चीज़ की जर्नल एंट्री की नहीं जा सकती। तो गलत बात है, दोनों का लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि इनके मन के ऊपर डिपेंड करता है, दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या करेंगे, किस चीज़ की जर्नल एंट्री दोनों करेंगे, किसकी एक करेंगे या किसी की नहीं करेंगे। इसीलिए इसका नाम सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली कहा गया है। चौथी है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, जो इस विश्व में अकाउंटिंग में प्रयोग की जाती है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, वह है हमारी डबल एंट्री सिस्टम, जिसका प्रभाव दोनों एंट्रियोज पे पड़ता है, एंट्री के दोनों भागों पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी 5,000 का माल बेचा तो लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करते हैं ना। तो वहाँ पे क्या होता है, कैश पे भी प्रभाव पड़ा, सेल्स पे भी प्रभाव पड़ा, और 2 एंट्रियाँ की गई, कैश की भी और सेल्स की भी। इसलिए इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जितना भी आज के समय में बिजनेस में एंट्रीज की जाती हैं वो डबल एंट्री पे ही डिपेंडेंट है। चलिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहला है फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल जिसे हम फाइनेंशियल कहते हैं लेकिन इसका सही अर्थ है फिनेंशियल। फिनेंशियल अकाउंटिंग जितने भी बिजनेस में एंट्री की जाती हैं वो फिनेंशियल अकाउंटिंग के तहत ही की जाती हैं, जो सेलिंग से संबंधित होती हैं, जो मार्केट में बेची जाती हैं उनसे जो संबंधित होते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग में की जाती हैं। जहाँ प्रॉफिट लॉस हम लोग देखते हैं, ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, वो फिनेंशियल अकाउंटिंग के तहत आती हैं। दूसरी अकाउंटिंग जो है सेकंड, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ये कैसी अकाउंटिंग है? कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए,
जहां किसी निर्माणकालीन कंपनी में जब कोई चीज प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके रॉ मटेरियल खरीदने से, रॉ मटेरियल खरीदने से और उसके प्रोडक्शन हो जाने तक, जैसे लोग अपने यहाँ अपने अतिथि को बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं और जब तक बाहर गेट तक ले आके छोड़ नहीं देते हैं तब तक ये नहीं मानते कि अतिथि गए। उसी तरह जब तक रॉ मटेरियल से लेके इसे बनाने तक, प्रोडक्शन तक, जब सेल करने के लिए बाहर निकाल दिया जाता है गुड्स को, वहां तक के जितने भी खर्चे होते हैं ना, वहां तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में किए जाते हैं। उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग कहा जाता है। तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे हम कॉस्ट के बारे में जानते हैं। जैसे आप देखे होंगे किसी भी वस्तु पे दिखाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, और मिनिमम रिटेल प्राइस, इससे कम में बनता नहीं। ठीक है, तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद आता है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के बारे में आपको पहले बताया है कि सरकार जो टैक्स के लिए जो अकाउंटिंग करती है, टैक्स जानने के लिए कि कितना टैक्स लेना है, कहाँ से लेना है, उसकी अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग में की जाती है। चौथा है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सरकार के जो खर्चे होते हैं और सरकार जो टैक्स वसूल करती है, जहाँ पे वह सरकार किससे टैक्स वसूल करती है, हमारी जो खरीदते हैं वस्तु उसी से टैक्स वसूल करती है। और जितना वो सड़क निर्माण और जितने भी निर्माणाधीन कार्यों में वह पैसे खर्च करती है, उसके देने और टैक्स के लेने की अकाउंटिंग गवर्नमेंट अकाउंटिंग में किए जाते हैं। पांचवा देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक मैनेजर के जितना भी वो अकाउंट बनाता है और जिस तरह से वो अपने बिजनेस को सेटल करना चाहता है, सेटलमेंट जो करता है, जो मैनेज करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। छठवां है आपका पब्लिक अकाउंटिंग। पब्लिक अकाउंटिंग ना सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से संबंधित होती है। समाज में जो आर्थिक परिवर्तन होते हैं ना, जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं और जो आर्थिक परिवर्तन होते हैं, उससे संबंधित जो अकाउंटिंग की जाती है उसे हम पब्लिक अकाउंटिंग कहते हैं। और यह पब्लिक अकाउंटिंग को हम नेशनल अकाउंटिंग कहते हैं। इसे पब्लिक कह सकते हैं, सोशल अकाउंटिंग कह सकते हैं। इसे हम ये सोशल अकाउंटिंग या नेशनल अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और अकाउंटिंग देखते हैं, ह्यूमन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि आपके व्यवसाय में कुछ ऐसे मैनेजर हो सकते हैं, एम्प्लॉई हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, जो आपके व्यवसाय की प्रोन्नति में
उन्नति में, उसको बढ़ाने में, बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। और वो इतना सहायक होते हैं, अगर वह व्यवसाय से हट जाएं तो आपके व्यवसाय पे बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। ये अक्सर छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय हो, सबके लिए होता है। तो उनके रिसोर्स, उस रिसोर्स को रखे रहने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, जैसे कि उनका सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, वो जाने लगते हैं घटाने बढ़ाने, उनको रोके रखने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसे हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। 8वीं अकाउंटिंग जो है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। बहुत ही बढ़िया अकाउंटिंग मानते हैं इसको हम। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है व्यवसाय में, क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति। जैसे होता क्या है कि आप आज के लोग 50 साल पहले आपसे बताते हैं कि हमारे यहाँ 50 पैसे में ये वस्तु मिल जाती थी, लेकिन आज उसकी कीमत 10 रुपये है। वैसे ही होता क्या है, प्रत्येक साल हमारी वस्तु में की कीमत में बढ़ोतरी एवं घटोतरी होती रहती है। अब तो बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी बहुत कम हो रही है, लेकिन कीमत में बढ़ोतरी एवं घटोतरी होती रहती है। हम क्या करते हैं, एक उदाहरण देते हैं आपको कि मान लीजिए आपने किसी को 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, ठीक है, इंटरेस्ट पे दिए। कितना दिए? 20,000 रुपये इंटरेस्ट पे दिए। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 10% इंटरेस्ट पे। साल भर बाद जब आप लेने जाएंगे तो इसकी कीमत होगी 22,000 रुपये। तो कहते हैं अरे 2,000 रुपये का तो फायदा हो गया साल भर के अंदर, वो भी सिर्फ 20,000 रुपये देने से। लेकिन होता क्या है, आप अगले साल जो चीज 20,000 में खरीदते थे, आज हो सकती है उसकी कीमत 23,000 हो, 21,000 हो, 19,500 हो, या 19,000 रुपये हो। देखिए, अगर 23,000 रुपया होता है तो आपका ये नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने तो सिर्फ 22,000 पाया। अगर उस वस्तु को खरीद लिया होता तो आज 23,000 रुपये तक का वो आपके लिए वस्तु होती, लेकिन आप तो सिर्फ 22,000 पाए। 21,000 अगर उस वस्तु की कीमत है तो आपके लिए वो 1,000 रुपया फ़ायदा हो गया, भले ही 5% मिला उसका, लेकिन 1,000 रुपया फ़ायदा हो गया। अगर 19,500 रुपये हो जाती है तो आपके लिए 2,500 का फ़ायदा हो गया। आप तब ये नहीं कहेंगे कि मैंने 2,000 रुपये का फ़ायदा कमाया, आप कहेंगे 2,500 का फ़ायदा कमा लिया। और यदि उस चीज़ की कीमत 19,000 हो जाती है तो आप 3,000 का फ़ायदा कमा सकते हैं, प्रॉफिट में आ सकते हैं। यही है कि यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट जानने के लिए कि जो मैंने इंटरेस्ट पे दिया था, यानी जो मैंने या तो बिज़नेस किया था, अगर 20 के बाद मुझे 22 मिला और यहाँ पे 23,000 उस वक़्त की कीमत हो गई, या 21,000 हो गई, या 22, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये जानना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये किसके तहत आता है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के तहत। किसके तहत आता है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के तहत। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बहुत ही ज़रूरी होता है व्यवसाय में ज्ञात करने के लिए कि आज उसकी कीमत क्या है। तो ये हमारे वेरियस फॉर्म से प्रकार थे अकाउंटिंग के। अब हम पढ़ेंगे आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम। क्वालिटीज और यानी आइडियल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए, ये कहता है कि एक अच्छी, आदर्श या गुणवान बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए इसकी। तो पहली बात आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसी अकाउंटिंग हो जिसमें सरलता हो। सरलता, जिस अकाउंटिंग में सरलता नहीं है, जिसे आसानी से लगाया नहीं जा सकता, जिसे आसानी से सरलता से समझा नहीं जा सकता,
उस अकाउंटिंग का क्या मतलब है। अगर किसी ने अकाउंटिंग करके ला दिया है या सरकार के पास चला जाए या किसी व्यवसाय उस व्यवसाय के पास चला जाए और उसे समझ ना सके कि मेरा नुकसान हुआ या लाभ हुआ, तो उसका फ़ायदा क्या। तो हमें सरलता उस अकाउंटिंग में होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। दूसरा, सिद्धता। यदि अकाउंटिंग जल्दी नहीं की जा सकती, सिद्ध तरीके से नहीं की जा सकती, सिद्धता से नहीं हो सकती, अब आप अकाउंटिंग 1 साल की करना है और उसे अकाउंटिंग को करने में ही 2 साल लग जाते हैं। सोचिए, आपको अकाउंटिंग 1 साल के अंदर करनी रहती है, अकाउंटिंग 1 साल का, और उस अकाउंटिंग को करने में ही 2 साल लग जाते हैं, तो उस अकाउंटिंग का क्या मतलब है मेरे लिए। तो वहाँ पे जो गुण है, वो ये गुण है कि वो इसमें सिद्धता होनी ज़रूरी है। और तीसरी बात, वैज्ञानिकता होना ज़रूरी है। वैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता से हमारा तात्पर्य साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। साइंटिफिक मतलब कि रूल सेट हो, रूल से बाहर ना जाए। ऐसा ना हो कि मेरी बुक में 5,000 का माल बेचने पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो, और उनकी बुक में कैश अकाउंट डेबिट टू जिसने बेच दिया, जिसको हमने बेचा था उसका नाम लिख दिया जाए, राम टू सेल्स अकाउंट या कैश टू से। राम लिखा आता है उधार की स्थिति में, लेकिन ऐसा ना हो कि कैश टू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की जगह राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो। नहीं, वैज्ञानिकता होना चाहिए, रूल सेट होना चाहिए। चौथी बात है निश्चितता। वो ये भी सेट रूल की बात करता है कि वो निश्चित होनी चाहिए, बदलता रहना नहीं चाहिए। अब पांचवी बात है अनुकूलता। अनुकूलता, देखिए, अनुकूलता से हमारा तात्पर्य यह है कि जो अकाउंटिंग की जा रही है वो मेरे अनुकूल हो, मेरे समझने योग्य हो, जिसे हम आसानी से कर सकें। और छठवां है मितव्ययिता। मितव्ययिता, मितव्ययिता को मतलब होता है शॉर्ट एक्सपेंस में, मतलब कम पैसे में हो जाए, कम पैसे में हो जाए, शॉर्ट पैसे में हो जाए, शॉर्ट मनी में। अगर किसी भी चीज़ को, अगर अकाउंटिंग हमें करना है, अरे मेरा प्रॉफिट ही 5 लाख रुपए वर्ष का आ रहा है और 4 लाख रुपया क्या हम अकाउंटिंग करवाने में दे दें, उस अकाउंटिंग का मेरे लिए क्या मतलब है जिसमें इतना ज़्यादा खर्च आ जाए। हमारे लिए अगर 10,000 आता है, 20,000 आता है, 30,000 रुपये तक खर्च आ जाता है, तो हम मान सकते हैं चलिए भैया अकाउंटिंग करवा दीजिए जिससे हमारा लाभ हो। तो मितव्ययिता होनी चाहिए, उसमें कम पैसे में हो जाना चाहिए। और सातवीं बात ये है कि स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता होनी चाहिए जिससे समझ में आ सके, गंदे तरीके से नहीं लिखा रहना चाहिए, कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, दूर दूर हो, देखने में अच्छा लगे, वह होना चाहिए। और ऐसी अकाउंटिंग होनी चाहिए। आठवां सबसे, उद्देश्यों की पूर्ति। अकाउंटिंग ऐसी हो जो हमारी उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, ऐसे ही अकाउंटिंग को हमें करना चाहिए। देखिए, इसके पहले मैंने 2 क्लास चलाई थी आपके लिए। ये चैप्टर 1 है क्लास 11th 9th और बीकॉम फर्स्ट ईयर का। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हैं पिछले क्लास को तो देख सकते हैं, वरना यहाँ पे और यहाँ पे 2 वीडियोज मैंने पहले लिख दिए, डाल दिए इस पे, और आप इसे देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके हम नई नई वीडियो आपके लिए आपके पास भेज सकें। धन्यवाद।